नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम IMEM प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से IMEM प्रोग्राम की पूरी जानकारी दूंगी। इसे हम गंभीर कुपोषित बच्चों का समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम इस नाम से भी जानते हैं, और इसे इंग्लिश में अगर हम कहें IMEM को तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन। IMEM प्रोग्राम प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। IMEM प्रोग्राम को हम CSAM प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब हम IMEM प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। CSAM प्रोग्राम में हम गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन के बारे में बात करते थे, किंतु IMEM प्रोग्राम में अब हम मेम बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। IMEM प्रोग्राम में हम 6 माह से 5 वर्ष तक के सेम और मेम बच्चों का प्रबंधन करेंगे। IMEM प्रोग्राम अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो हमारे सेम बच्चे हैं और जो हमारे मेम बच्चे हैं उनको भर्ती करना है या उनको रजिस्टर करना है। तो हम सेम मेम बच्चे कैसे निकालते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो हमारे ऊंचाई और लंबाई के आधार पे ऊंचाई लंबाई के अनुसार जिनका वज़न कम होता है वो हमारे सेम और मेम बच्चे होते हैं। तो ऊंचाई लंबाई लेके हम उनको उनके वज़न से तुलना करते हैं, और हमारे रेडी रेकनर जो है हमारे पास, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है, तो रेडी रेकनर जो चार्ट है उसमें हम जो बच्चे पीले में आते हैं तो वो हमारे कम वज़न के बच्चे हैं, और जो हमारे या सेम मेम के बच्चे हैं और जो हमारे लाल में आते हैं तो वो हमारे सेम बच्चे हैं। हमें प्रति माह सभी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र पर शारीरिक माप दिवस का आयोजन करना है। तो प्रति माह हमें 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक हम शारीरिक माप दिवस का आयोजन करेंगे, और उसके बाद में हम सेम और मेम बच्चों को अलग करके IMEM प्रोग्राम अंतर्गत हम उनसे 5 दिवसीय शिविर हेतु रजिस्टर करेंगे। हमने ऊंचाई और लंबाई के अनुसार वज़न की तुलना करके हमारे सेम और मेम बच्चों को अलग किया, परंतु हम एक और तरीका है कि जिन बच्चों को एडिमा है या दोनों एडिमा को हम कैसे निकालेंगे, दोनों पैरों में पड़ने वाली सूजन, दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, एडिमा की जांच करने के लिए दोनों पैरों को अपने हाथ में इस तरह पकड़े कि आपके अंगूठे पैरों के पंजों के ऊपर हो, और हम उसे 3 सेकंड तक अंगूठों से पैरों के ऊपरी सतह को दबाएंगे, और दबाने के बाद अंगूठों को उठाने के बाद अगर दोनों पैर के ऊपरी सतह पर गड्ढे पड़ जाते हैं तो इसे हम एडिमा कहते हैं। तो ऐसे बच्चे चाहे वो रेडी रेकनर में लाल कैटेगरी में नहीं आ रहे हों, तो ये बच्चे भी हमारे सेम बच्चे होंगे, और इन्हें भी हमें, ऐसे बच्चों को भी हमें रजिस्टर करना है। हमने शारीरिक माप दिवस का आयोजन किया। अब बच्चों के शारीरिक माप आंकड़ों के रिकॉर्ड का संधारण। प्रचलित वजन पंजी 11 में प्रत्येक बच्चे हेतु बने 4 खंडों के उपयोग में आंशिक बदलाव पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इस हेतु कार्यकर्ता द्वारा निम्नानुसार प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पे आपको 4 खंड दिखाई दे रहे हैं। तो खंड अ में बच्चे की उम्र लिखेंगे, खंड ब में 2.1 में वज़न किलोग्राम में लिखेंगे, 2.2 में पोषण स्तर कम वज़न के संकेतक का उपयोग करेंगे। जैसे अगर सामान्य का बच्चा होगा तो उसके लिए G लिखेंगे, और अगर कम वज़न के बच्चे के लिए Y लिखेंगे, मतलब, और अगर अति कम वज़न का बच्चा है तो उसके लिए O लिखेंगे। खंड 3 में हम पोषण स्तर की दिशा लिखेंगे, मतलब एरो का निशान लगाएंगे। खंड 4 में हम 4.1 और 4.2 भागों में बांटेंगे, और खंड 4.1 में हम लंबाई ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखेंगे,
और खंड 4.2 में पोषण स्तर गंभीर कुपोषण के संकेतांक का उपयोग करेंगे। सामान्य के लिए नॉर्मल N और मेम के लिए M और सेम के लिए S लिखेंगे। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम गंभीर कुपोषित बच्चों का समेकित पोषण प्रबंधन रणनीति। अब हम रणनीति तैयार करेंगे। तो CSAM कार्यक्रम के हमारे जो CSAM कार्यक्रम है या जो IMM कार्यक्रम है उसके हमारे 10 चरण हैं। तो पहला चरण स्टेप 1 है शारीरिक नाप, दूसरा चरण है चिकित्सीय आकलन, तीसरा है भूख की जांच, चौथा है भर्ती का निर्णय, फिर है पोषणात्मक आहार, स्टेप 6 है दवाइयाँ, स्टेप 7 है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, स्टेप 8 है CSAM कार्यक्रम में फॉलोअप, 9 है CSAM कार्यक्रम से डिस्चार्ज मिलने के मापदंड और 10 है CSAM कार्यक्रम से डिस्चार्ज पाने के फॉलोअप। हमने आपको बताया था कि स्टेप 1 में हम शारीरिक माप लेंगे। एक तो बच्चे की लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन का आकलन करेंगे और दूसरा दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन की जांच करेंगे। दूसरा चरण है हमारा चिकित्सीय आकलन। जो हम शारीरिक माप करेंगे उससे हम सेम और मेम बच्चों को हमने अलग कर लिया। अब हम VHND दिवस के दिन उस जो हमारी ANM है उसकी निगरानी में चिकित्सीय आकलन करेंगे। तो चिकित्सीय आकलन हमारी ANM करेगी, परंतु हमारी कार्यकर्ताओं को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आपातकालीन लक्षण, चिकित्सीय आकलन में हम देखेंगे कि किसी बच्चे की जो आपातकालीन लक्षण है वो तो नहीं है, जैसे कि सांस का तेज चलना, सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई, छाती अंदर की तरफ धंसना, नथुने फूलना, बच्चा मुंह से खाना नहीं ले पा रहा है, सुस्ती, कोमा या बेहोशी, दौरे पड़ना, त्वचा का व्यापक संक्रमण होना अथवा मवाद के साथ त्वचा का संक्रमण, दस्त। अगर किसी बच्चे को दिन में 12 घंटों में 3 या 3 से अधिक बार पतले दस्त होते हैं तो उसे दस्त कहते हैं। सब कुछ उल्टी कर देता है, शौक, बुखार, शरीर का तापमान कम हो जाना, गंभीर एनीमिया, तो ऐसे बच्चों को हमें NRC रेफ़र करना है। सभी सेम बच्चों को आपातकालीन लक्षण की पहचान करें, फिर आवश्यकता अनुसार आपातकालीन उपचार दें और तुरंत रेफ़र करें। खतरे के सामान्य जो लक्षण हैं, बच्चा मुंह से भोजन नहीं ले पा रहा है, इस दिशा में बच्चे को तुरंत रेफ़र करेंगे। बच्चे को तीव्र बुखार है, यदि बुखार 39 डिग्री सेल्सियस है से अधिक है तो तुरंत अस्पताल या NRC रेफ़र करेंगे। 3 दिन से हल्का मध्यम 39 डिग्री से सेल्सियस से कम होने पर अस्पताल NRC रेफ़र करेंगे। खांसी एवं सांस लेने में दिक्कत, यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो उसे तुरंत रेफ़र करेंगे। सांस की गणना कैसे करेंगे हम? यदि बच्चा 2 माह से कम का है तो 60 प्रति मिनट या इससे अधिक बार अगर सांस लेता है तो तेज़ सांस ले रहा, इसका मतलब है कि तेज़ सांस चल रही है। 2 माह से 12 माह का बच्चा 50 प्रति मिनट या इससे अधिक और 12 माह से 5 माह का बच्चा है तो 40 मिनट या इससे अधिक बार सांस चलती है तो वह तेज़ सांस, उसकी सांस तेज़ चल रही है। पसलियों का धंसना कैसे देखें? यदि आपने सांसों की गिनती करते समय बच्चे के कपड़े ऊपर नहीं किए हैं तो माँ से कहे कि अब वह ऊपर करें। जब बच्चा सांस लेता है तो आकलन करें कि क्या छाती अंदर धंस रही है या नहीं। छाती के नीचे के हिस्से, नीचे की पसलियों को देखें। जब बच्चा सांस लेता है तो यदि छाती के नीचे का हिस्सा, पसलियाँ अंदर को धंसती है तो यह छाती का अंदर धंसना कहा जाता है। दस्त के कारण निर्जलीकरण का आकलन। दस्त के कारण निर्जलीकरण का आकलन कैसे करेंगे कि निम्न में से 2 लक्षण, अगर सुस्त या बेहोश है, धंसी हुई आंखें हैं, कुछ भी पी पाने में असमर्थ है या कम पी पाना,
त्वचा पर चुटकी काटने पर त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आ जाती है, तो इसे हम गंभीर निर्जलीकरण कहेंगे। और निम्न में से 2 लक्षण जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, धसी हुई आँखें, पीने में उत्सुकता, प्यासा, त्वचा पर चुटकी काटने पर त्वचा धीरे धीरे वापस आती है, तो इसको हम कुछ निर्जलीकरण कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है तो इसका मतलब है कि निर्जलीकरण नहीं है। फिर है धसी हुई आँख। देखें कि बच्चे की आँखें धसे हुए हैं या नहीं। यदि धसी हुई है तो देखें कि बच्चे की माँ देखभालकर्ता से पूछे कि क्या बच्चे की आँख दस्त से पहले इस प्रकार से धसे हुए थे या दस्त के बाद धसे हैं। फिर है प्यास का आकलन। प्यास का आकलन कैसे करेंगे कि जब भी आप बच्चे को पेय पदार्थ या पानी, ORS जो भी चीज़ देते हैं, तब ध्यान दें कि बच्चा कटोरी चम्मच की तरफ बढ़ता है या नहीं। जब कटोरी चम्मच को हटाया जा रहा हो तो अब ध्यान दें कि बच्चा कटोरी चम्मच की तरफ बढ़ता है या नहीं। चुटकी काटने पर त्वचा की प्रक्रिया। त्वचा पर चुटकी काटने पर त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आती है। अपने अंगूठे और पहली अंगुली का प्रयोग करके पेट के बगल और नाभि के बीच में एक चुटकी काटें। अपने हाथ को इस प्रकार रखें कि त्वचा पर मोड़ सीधे ऊपर नीचे की तरफ हो। त्वचा और ऊतकों, टिश्यूज़ की पूरी परत को उठाएं। त्वचा पर 1 सेकेंड तक चुटकी भरें और छोड़ दें। जब आप त्वचा को छोड़ देते हैं तब मुड़ी हुई त्वचा वापस जाने में थोड़ा समय लेती है। इसका मतलब है कि त्वचा धीरे धीरे वापस जाती है। यदि चुटकी के बाद त्वचा 2 सेकंड से अधिक समय पर वापस लौटती है तो इसका मतलब है कि त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस जाती है। उल्टी। यदि बच्चे के पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा है और वह उल्टी कर देता है तो तुरंत रेफरल की आवश्यकता है। एवं अन्य शिकायतों, जटिलता का आकलन करेंगे। दौरा पड़ना। यदि हाल की बीमारी में बच्चे के दौरे पड़ रहे थे तब बच्चे को तुरंत रेफर की आवश्यकता है। CSAM में भर्ती, NRC के CSAM में कार्यक्रम में भर्ती या NRC रेफरल का निर्णय लेना। तो हम हमारे CSAM अभियान या जो बोले कि हम IMAM प्रोग्राम जो हमारा है, तो उसमें किन बच्चों को, किन सेम और मेम बच्चों को रखना है और किन को NRC रेफ़र करना है। तो हमने अभी आपको जो बीमारियां बताई, अगर उनमें से कोई बीमारी बच्चे को है तो हम उस बच्चे को NRC रेफ़र करेंगे। और CSAM कार्यक्रम में हम सेम और सभी मेम बच्चों की भूख की जांच करेंगे। भूख की जांच करने के लिए हम माँ या देखभालकर्ता से कहेंगे कि बच्चे को 2 घंटे तक भूखा रखे और 2 घंटे बाद हम उसके आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारा हलवा होता है उसका पोषण आहार बना के बच्चे को खिलाएंगे। अगर बच्चा आसानी से उसे खा लेता है तो हम उसे हमारे CSAM अभियान में रखेंगे। और अगर बच्चा नहीं खाता है तो हम उन बच्चे को NRC में रेफ़र करेंगे। तो ये तो थी हमारी भूख की जांच। और आपको हमने बताया था कि जिन बच्चों को गंभीर बीमारी है हम उनका जो ANM है वो चिकित्सीय आकलन करेगी, और जिन बच्चों को गंभीर बीमारी है तो ऐसे बच्चों को भी हम NRC रेफ़र करेंगे। यह हमारा NRC रेफ़र करने हेतु रेफरल पर्ची है। अब हमारा 5वां चरण है पोषणात्मक उपचार। तो हम सेम के प्रबंधन में पोषणात्मक उपचार एक महत्वपूर्ण घटक है। सेम बच्चों को अधिक ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। THR आवश्यक विटामिन एवं खनिज पदार्थों से भरपूर है, जो कि अति गंभीर कुपोषित बच्चे को खिलाने के लिए IMAM कार्यक्रम में दिया जाएगा। तो हम जो बच्चों को पोषणात्मक उपचार देंगे तो हम बच्चे के वज़न के अनुसार उसको हमारा पोषण आहार देंगे। तो अगर बच्चे का वज़न 3.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम से 5.7 ग्राम है तो हम उसे 2 पैकेट देंगे, 1 पैकेट हलवा प्रीमिक्स का और 1 पैकेट बाल आहार का। अगर बच्चे का वज़न
800 किलोग्राम से 8 किलोग्राम है तो उसे 3 पैकेट देंगे, 1 पैकेट हलवा प्रीमिक्स का, 1 पैकेट बालहार का और 1 पैकेट खिचड़ी का। अगर बच्चे का वज़न 8 किलो 100 ग्राम से लेके 10 किलो 400 ग्राम है तो हम उसे 4 पैकेट देंगे, 1 पैकेट बालहार का, 1 पैकेट हलवा प्रीमिक्स का और 2 पैकेट खिचड़ी प्रीमिक्स के। अगर बच्चे का वज़न 10-10.5 किलो या इससे अधिक है तो हम बच्चे को 5 पैकेट देंगे, जिसमें से 2 पैकेट हलवे के होंगे, 1 पैकेट बालहार का और 2 पैकेट खिचड़ी प्रीमिक्स के होंगे। अब छठा जो चरण है हमारा दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स। हमें जो दवाइयाँ देनी है तो हम जो हमारे गंभीर कुपोषित सेम बच्चे हैं केवल उन्हें हम दवाइयाँ देंगे। तो जो सेम बच्चों को दवाइयाँ देनी है तो वो कुल आपको 6 प्रकार की दवाइयाँ देनी है। पहली जो दवाई है हमारी एमोक्सिसिलिन, दूसरी दवाई है एल्बेंडाजोल, तीसरी दवाई है फॉलिक एसिड, चौथी दवाई है मल्टीविटामिन सिरप और छठी जो दवाई है वो IFA और विटामिन ए सिरप। और जो छठी दवाई है हमारी आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड जो है हम उसको शिविर के 7वें मतलब हमारे 5 दिवसीय शिविर में न देंगे और उसको 7वें दिन से देंगे। छठे चरण में दवाइयाँ एवं खुराक सेवन की नियमित निगरानी। तो जो हमारी सभी पंजीकृत अति गंभीर कुपोषित सेम बच्चों को ANM द्वारा VHND दिवस पर एमोक्सिसिलिन मल्टीविटामिन सिरप की प्रथम खुराक और एल्बेंडाजोल की गोली एवं फॉलिक एसिड की खुराक दी जाएगी। ANM द्वारा माँ या देखभाल करता AWW को घर पर दवा देने के बारे में समझाइश दी जाएगी। सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर अनुमानित 4 से 5 अति गंभीर कुपोषित या सेम बच्चों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों का सतत बफर स्टॉक सतत स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखा जाएगा। घर पर दी जाने वाली दवाओं के बारे में माँ या देखभाल करता एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको तालिका अनुसार जो उनकी जो दवाइयाँ हैं उनका चार्ट लगा होगा आंगनवाड़ी केंद्रों पे और उनको चार्ट अनुसार वो दवाइयाँ देनी हैं। ध्यान दें कि जो बच्चे NRC से वापस आए हैं उन्हें केवल मल्टीविटामिन सिरप देनी है और दी गई दवाइयों के वितरण के लिए अस्पताल के रेफरल पर्ची की जांच करना है। तो ये हमारी दवाइयाँ हैं। जो एमोक्सिसिलिन सिरप है वो दिन में 2 बार देना है और ये बच्चों के वज़न के अनुसार देना है। अगर इसके बारे में हम दवाइयों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं तो वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो एमोक्सिसिलिन, एल्बेंडाजोल, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन और विटामिन ए ये सारी सिरप उनको 5 दिवसीय शिविर के दौरान देनी है। और आयरन फॉलिक एसिड की गोली जो है उसको 7वें दिन से देनी है और सप्ताह में 2 बार देनी है। हमारा 7वां जो चरण है वो है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। प्रत्येक IMM सत्र या क्लिनिक पर भेंट के दौरान बहुत ज़रूरी है कि कार्यकर्ता जो है वो माता या देखभाल करता के जाने से पहले उन्हें कुछ सरल खुले प्रश्न पूछकर सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा दी गई परामर्श को माता या देखभालकर्ता समझ गए हैं या नहीं। फॉलोअप भेंट के दौरान निम्नलिखित संदेश को पुनः सुदृढ़ करें। CSM कार्यक्रम में फॉलोअप भेंट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा, उपयुक्त आहार देने के तरीके, स्तनपान को जारी रखने के लाभ, बीमारी के दौरान आहार देना, सामान्य बीमारियों का प्रबंधन जैसे दस्त आदि, अच्छे पूरक आहार की विशेषताएं, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं ऊर्जा घनत्व में सुधार करें। देखभालकर्ता खतरे के लक्षणों की पहचान। देखभालकर्ता को एक परामर्श सत्र में किसी एक मुख्य संदेश पर विस्तार से जो कार्य करता है वह बताएगी। अब चरण 8 है हमारा कि ये IMM जो कार्यक्रम है उसमें फॉलोअप कैसे करें। तो प्रत्येक
हमारे जो 5 दिवसीय शिविर के बाद प्रत्येक सप्ताह जो सेम और मेम बच्चे हैं उनका फॉलोअप किया जाना है। जो बच्चे एनआरसी से वापस आए हैं तो उन्हें हमें सीसेम कार्यक्रम में, ये हमारे आईमेम कार्यक्रम में फॉलोअप में जारी रखना है और उनका निरंतर फॉलोअप प्रति सप्ताह करना है। प्रति माह जो VHND दिवस है उस दिन भी आपको फॉलोअप करना है, जो ANM की निगरानी में होगा। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत आंकड़ों के संधारण हेतु तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी आंकड़ों का संधारण कैसे करेंगे, जो हमारे सेम और मेम बच्चे हैं तो उनका रिकॉर्ड का संधारण, एक तो 11 नंबर पंजी में हम लोग सभी बच्चों के रिकॉर्ड का संधारण करते हैं। दूसरा, हम पोषण ट्रैकर ऐप में सारे बच्चों की जानकारी भरेंगे, प्रतिमाह वज़न भरेंगे और हम बच्चेवार जानकारी तो प्रविष्टि हेतु संपर्क ऐप में जो हमारा सीसेम है, जो सीसेम है उसमें हम सारे बच्चे हमारे सेम और मेम बच्चों का एंट्री उसमें करेंगे। थैंक यू। तो ये था हमारा आईमेम प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें।